संस्कृत अनुरागियों का मेरे इस संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन। आज हम विशेष रूप से अनुप्रास अलंकार की चर्चा करेंगे और यह जो अनुप्रास अलंकार है, आचार्य दंडी ने इस पर क्या अपना मत व्यक्त किया है। तो सबसे पहले काव्यदर्शकार ने कहा कि वर्णावृत्ति अनुप्रास पादेषु पदेषु च, वर्ण की आवृत्ति ये अनुप्रास है और यह दो प्रकार का होता है, पादगत और पदगत। और यहां भी यह देखना जरूरी है क्या पूर्वानुभव संस्कार बोधनीय दूरता, यह पूर्वानुभव संस्कार बोध परक हो और अधूरता को प्रदर्शित करे। इसके उदाहरण में इन्होंने कहा कि चंद्रे सरा निशोतन से कुंद स्तबक विभ्रमे इंद्रनील निभम लक्ष्मण दधात अलिनः श्रियम, अर्थात जो भौरे हैं वह कलंक भ्रमर की शोभा को धारण करता है और चंद्रमा कुंद स्तबक अर्थात जो उसका गुच्छा है उसकी शोभा को धारण करता है। कुंद पुष्प है और उस पर भौरा है, तो है वस्तुतः क्या चंद्रमा है और उस पे जो लक्ष्म है कलंक है वह क्या है, तो वह लक्ष्म भी श्री, वह लक्ष्म कलंक श्री को धारण करता है। तो यहां पर उन्होंने कहा कि यह पदगत वृत्ति अनुप्रास है। उसके बाद का चारु चंद्र वशम भीरु बिंबम पश्ये कदम्बरे मनमनु मनमथाक्रांतम निर्दयम हंत मुद्यता। इसमें इन्होंने कहा इस पद्य में चारु भीरु इत्यादि जो पदों का प्रयोग हो रखा है, इसमें भी कोई नायक अपनी कुपिता नायिका को कह रहा है कि अरे भीरु, अरे सुंदरी, मेरे चित्त को तुम्हारी चिंता करने के कारण नितांत पवित्र हमारे हृदय को निर्दयता पूर्वक सताने को उद्यत यह आकाश स्थित चंद्रबिंब को देखो, अर्थात तुम मुझे देखो। तो यहां पर चारु भीरु यह भी एक जो पादगत अनुप्रास का अलंकार है। और पहले में जो चंद्र इंद्र ये जो आया था यह भी पादगत अनुप्रास है। अब देखिए, इत्यानुप्रासमिच्छन्ति नाति दूरांत अस्तुतिम न तु रामा मुखाम्भोज सदृश चंद्रमा इति। देखो, इति अनुप्रासमिच्छन्ति, जो अनुप्रास को चाहने वाले हैं, बोले नाति दूरांत अस्तुतिम, वह अति दूर नहीं होना चाहिए। अनुप्रास वर्णावृत्ति जो है वह अत्यंत दूर नहीं होनी चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए कहा न तु रामा मुखाम भोज सदृश चंद्रमा यथा इति। यहां पर रामा मुखाम भोज सदृश चंद्रमा, इस पद्य में रामा पद के मौ का संस्कार, रामा के मकार का जो संस्कार है वह चंद्रमा के मां के उच्चारण पर्यंत तक नहीं रह पाता है, अर्थात अत्यंत दूर है। अदूर नहीं है बल्कि बहुत दूर है, अत्यंत दूर है। अतः यह अनुप्रास अलंकार नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि स्मरः खरः खलः कांतः कायः कोपश्च न कृशः च्युतो मानोधिको रागो मोहो जातो सबो गताः। अब प्रस्तुत पद्य में आपको देखना है, यहां पर प्रथम करण में रेप और खकार अर्थात स्मरः खल, ठीक, खलः खरः खलः। द्वितीय पाद में कांतः कायः कोपश्च न कृशः, और इसी प्रकार से तृतीय चतुर्थ पादों में
च्युतो मानोधिको रागो मोहो जातो सबो गताः। इसमें जो तकार अर्थात दंत्य वर्णों का प्रयोग होने से यहाँ श्रुति अनुप्रास है। अब श्रुति अनुप्रास आपको पहले कह दिया कि श्रुति अनुप्रास वहां होता है जहां तालु, मूर्धा, दंत्य आदि स्थानों से यदि किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो उसे श्रुति अनुप्रास कहते हैं। तो यहाँ पर नृत्य अनुप्रास और श्रुति अनुप्रास, हरः फलः कांतः कायः, यह क्या है? वृत्ति अनुप्रास, वृत्ति और वर्णों की बार बार आवृत्ति, वृत्ति अनुप्रास और श्रुति अनुप्रास दोनों का, वृत्तिगत अनुप्रास और श्रुतिगत अनुप्रास दोनों अलंकार प्राप्त हो रहे हैं। अतः यहां पर माधुर्य गुण है। इत्यादि बंध पारुष्यम शैथिल्यम तदीयच्छति अतो नैवानुप्रास दाक्षिणात्या प्रयुञ्जते। इन्होंने कहा, यदि आप जिस बात को कह रहे हैं यहाँ पर यहाँ माधुर्य गुण है, तो कह रहे हैं कि भैया यहाँ आपको समझना चाहिए कि यह अनुप्रास नहीं है। नैव अनुप्रासम दाक्षिणात्या प्रयुञ्जते। वस्तुतः ये कह रहे हैं कि अनुस्वार विसर्गो तो पारुष्याय निरंतरो। समारः खलः खरः पद्य के दो चरणों में विसर्ग बाहुल्य बंध पारुष्य। समारः खरः खलः कांतः कायः नः कृशः, यहाँ पर विसर्ग बाहुल्य होने से शैथिल्य दोष आ गया। कह रहे हैं सदोष, जिसमें दोष सहित हो अलंकारों को आदर दाक्षिणात्य अर्थात वैदर्भीय नहीं करते, रूपाद नहीं देते। अतः यह परंतु इसके विपरीत जो कौड़ी है वो इसको आदर बहुत देते हैं। इसलिए जो स्मरः खरः खलः कांतः कायः बहुवचन कृशः इत्यादि जो पदों में है, सदोष होने पर भी यह गौड़ियों को बहुत आनंद प्रदान करता है। फिर कह रहे हैं आवृत्तिम वर्ण संघात गोचराम कवयो विदु तत्व नेकांतर मधुरम अतः पश्चात विधास्यते। इन्होंने कहा आवृत्तिम इति वर्णावृत्ति अनुप्रास रस पोषक माधुर्यशाली माना जाता है। देखो रस या माधुर्य की बात हो रही तो मधुरम रसवत, तो रसवत वाक्य ही मधुर होता है। तो बोले अनुप्रास में भी क्या होता है? माधुर्य गुण होता है। उसी तरह पदवृत्ति रूप यमक, यमक भी माधुर्यशाली हुआ करता है। आवृत्तिम वर्ण संघाता, वर्ण का संघात गोचर पद समुदाय आवृत्ति, ठीक। तो कह रहे हैं कि सत्यर्थे प्रदगर्थायाः स्वर व्यंजन सम्यते। अनुप्रास में बहुत अनुप्रास में क्या होता है कि बहुत से पदों में किसी स्वर की व्यंजन की आवृत्ति, परंतु यहां पर इनका कहने का तात्पर्य यह है कि वर्ण संघात की आवृत्ति को यमक माना जाता है। ये से करो आवृत्तिम वर्ण संघात गोचराम कवयो, ऐसे कवियों का मानना है। तो वर्ण संघात की आवृत्ति को यमक, परंतु अतिशय मधुर नहीं होता है, इसलिए कह रहे हैं उसका सांगोपांग विवेचन अलग से किया जाएगा, यहाँ पर नहीं किया जा रहा क्योंकि यह मधुरता उत्पन्न नहीं करता है। उसके बाद कह रहे हैं कामम सर्वोप्यलंकारो रसमर्थे निषिंचतु तथाप्यग्राम्यते वैनम भारम वहति भूयसा। इन्होंने
इन्होंने कहा इस श्लोक में कि माधुर्य गुण के प्रारंभ में कहा गया था कि मधुरम रसवद वाची। तो इसमें कहा इन्होंने कि कामम सर्वोप्यलंकारो, सभी प्रकार के अलंकार अर्थ में रस का निषेध करें, परंतु बाहुल्येन प्रायः करके अर्थ में रस निषेध का भार अग्राम्यता को ढोती है। अग्राम्यता नहीं होनी, ग्राम्यता दोष नहीं होनी चाहिए। अलंकारों के कारण अर्थ रसोद्बोधक होते हैं, परंतु बाहुल्य से वही अर्थ रसोद्बोध समाप्त होते हैं, जिनमें ग्राम्यता दोष का विरह होता है। अतः आचार्य ने संकेत किया कहीं कहीं ग्राम्यता और अश्लीलता भी दोष स्वरूप नहीं हुआ करती है, और उसके उदाहरण स्वरूप आगे पद्य दिया जाएगा। कन्ये कामयमानं मां न त्वं कामयसे कथम इति ग्राम्यो यमर्थात्मा वैरस्याय प्रकल्पते। हे कन्ये कामयमानं, मैं काम से पीड़ित हूं और तुम मुझे क्यों नहीं चाहती हो। इसमें जो ग्राम्य असभ्य जन व्यवहारार्थ अर्थ प्रयुक्त हुआ है वह श्रोता के हृदय में वैरस्य विमुक्ता को उत्पन्न करता है। तो कन्या पद आया है जो लड़की के लिए प्रयुक्त होता है, उसके प्रयोग में बड़ी विरसता आ गई है। इसी प्रकार इसमें प्रयुक्त अर्थ खुलकर किए गए रत निवेदन के कारण विदग्ध जनों के हृदय में लज्जा की उत्पत्ति हुआ विरसता उत्पन्न करता है। अतः यह ग्राम्य दोष है। फिर उसमें आगे कह रहे हैं कामम कंदर्प चांडालो मयिवामाक्षि निर्दयः त्वयि निर्वत्सरो दृष्टेत्यग्रामो दूरसावा। इसमें कह रहे हैं ये सुंदर नयनों वाली रमणी कंदर्प चांडाल मेरे ऊपर निर्दय है, ठीक, और परंतु भाग्यवश वह तुम्हारे विषय में उतना अधिक कुपित नहीं है। कामदेव के निर्दय प्रहारों से मैं जर्जर हो रहा हूं, परंतु तुम नहीं। इस तरह कहे गए इस वाक्य अर्थ में सभ्य जन व्यवहारार्थ अर्थ प्रयोग हुआ है, विप्रलंब श्रृंगार की पुष्टि हुई है। अतः इससे वही अर्थ है जो पूर्वोक्त ग्राम्यता दोषों पद्य में था, परंतु अपने अपने कथन प्रकार से, कथन भिन्नता से कार्य किया गया है। अतः यहाँ सहृदयों के हृदय को आह्लादित करता है। आगे देखिए सभ्येपि ग्राम्यतास्तेवा सा सभ्येतर कीर्तनात् यथा यकारादिपदम रत्योत्सव निरूपणे। कह रहे हैं सभ्येतर, सभ्य से जो इतर है अर्थात असभ्य सभा में उच्चारण के अयोग्य अर्थ के कीर्तन अभिधान से शब्द में भी असभ्यता की प्रतीति होती है। जैसे यकारादि यम धातु निष्पन्न पदों के उच्चारण से। यह शब्दगत ग्राम्यता दो प्रकार की संभव है, इन्होंने कहा। देखिए पद संधान वृत्ति वा वाक्यार्थत्वेन वा पुनः पद संधान वृत्ति एवं वाक्यार्थगत वाक्यार्थतया पद संधान दुष्प्रतीतिकरम ग्राम्यम यथाया भवत प्रियाः। कह रहे हैं पद संधान वृत्ति से मतलब यह है कि पदों के समीपस्थ होने से जो असभ्य हो जाए, जैसे या भवतः, ये तो पद अलग अलग रहने पर ग्राम्य नहीं है, परंतु पद संधान कर लिया जाए समीपस्थ हो जाए, या भवत होने से सतत मैथुनानुक्त अर्थ होगा जो नितांत ग्राम्य है। इसी कारिका में दो प्रकार से ग्राम्यता का होना संभव कहा गया, पद संधान वृत्ति और वाक्यार्थत्वेन। उसमें पद संधान वृत्ति का उदाहरण दिया गया, या
या भवतः या भवतः या भवतः वाक्यार्थत्वेन दुष्कृतिग्राम्यता का उदाहरण आगे कह रहे हैं। कहते हैं कि खरम प्रहृत्य विश्रांतः पुरुषो वीर्यवान इति एवमादि न संसन्ति मार्गयोरुभयोरपि। भगवान राम ने खर नामक दानव को मारकर विश्राम किया। इस उदाहरण वाक्य का प्रधान अर्थ है, यह प्रधान अर्थ है, परंतु प्रधान अर्थ की प्रतीति के पश्चात यह भी अर्थ प्रतीत होता है कि वीर्यवान किसी युवा कामुक ने मदनध्वज द्वारा काम शास्त्रोक्त भगताड़न करके विश्राम किया। परंतु इस प्रकार का यह असभ्य अर्थ भी स्पष्ट हो सकता है और इस ऐसे अर्थ की प्रशंसा न तो वैदर्भी मार्गीय मानते हैं, अदर न गौड़ीय मार्ग। इसलिए कहा आगे इस